2 के ऊपर यूनिट 2 सेक्शन सी से रिलेटेड ये डाउट क्लियर सेशन होगा। सेक्शन डी से जो मैंने वीडियो अपलोड किया है आज सुबह में, आप लोगों को मैंने कहा था कि अगर कोई डाउट्स होगा तो प्लीज़ बताना। तो आप लोगों ने कोई भी कमेंट्स नहीं किया डाउट से रिलेटेड, सो आई होप कि कोई भी डाउट्स नहीं है, ठीक है। तो मगर आप लोग मुझे कहा था सेक्शन सी से कुछ टॉपिक्स है जहाँ पर आप लोगों की डाउट्स है, तो मैं सेक्शन सी से रिलेटेड वो डाउट्स आप लोगों की आज क्लियर करूंगी, ठीक है। चलो, फर्स्ट बजटिंग। बजटिंग क्या होती है? बजट एक ऐसा ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट इन द सेंस की एक फ्रेमवर्क होती है। आप ये मान के चलिए कि अगर आप कोई कार इंजीनियर या फिर डिजाइनर हो, किसी भी ड्रेस डिजाइनर जो कहते हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी ड्रेस डिजाइनर हो तो आप पहले एक ड्रॉ कर लेती है किस ड्रेस का, आफ्टर दैट यू कैन डिजाइन बेस्ड ऑन दैट डिजाइन, राइट। तो आप जो डिजाइन बनाओगे वो जो आपकी ड्राइंग है उसकी बेस पर बनाओगे, तो इसको ही हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। हमारी पॉलिसी पर भी एक ब्लूप्रिंट होती है, जहाँ पर पॉलिसी की जो बजटिंग है उसमें एक ब्लूप्रिंट मतलब फ्रेमवर्क बनाया जाता है कि कौन सी खात में क्या क्या खर्च होगा, ठीक है। जैसे कि एजुकेशन फील्ड में डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेजेस होती है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेजेस में कौन सी खर्च होगा वो पता चलेगा कैसे, फ्रेमवर्क गठित करके ही वो जो खर्च होती है हर एक ईच एंड एवरी फेजेस में, एवरी स्टेजेस में वो क्रिएट किया जाता है, और उस फ्रेमवर्क या फिर ब्लूप्रिंट के ऊपर बेस करके बजट क्रिएट किया जाएगा। बजट हमारी मनी से रिलेटेड है, तो दिस इज अ क्वांटिटेटिव टर्म, ठीक है। बजट एक बैलेंस है, जैसे कि आप बजट बनाते हो फ्यूचर के लिए, ठीक है। हमेशा हम लोग बजट बनाएंगे फ्यूचर के लिए, ठीक है, मगर किसके बेसिस पे बनाएंगे, मतलब आप जो फ्रेमवर्क क्रिएट करोगे, टू क्रिएट सम फ्रेमवर्क ऑन द बेस्ड ऑन द एजुकेशनल एक्सपेंडिचर एंड ऑल, तो वहां पर आपको फ्यूचर के लिए बनाना होगा। सो यहाँ पर जो फ्यूचर के लिए आप बनाओगे, इसके लिए टू फोकस ऑन द प्रेजेंट एंड पास्ट। प्रेजेंट का क्या है, प्रेजेंट की जो एक्सपेंडिचर हो रही है उसको कंट्रोल करना, और पास्ट की जो परफॉर्मेंस हुआ है उसको रिकॉर्ड करके रखना। इस दोनों के आधार पर आप फ्यूचर के लिए बजट को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जैसे सपोज 2020 की अगर बात करेंगे, ठीक है, 2020 में अगर कोई बजट क्रिएट किया गया था, तब वो 2019 के लिए पहले 2019 पे 2020 की बजट क्रिएट हुआ था, ठीक है। हम लोग ये नहीं करेंगे 2020 में आके 2020 की बजट नहीं क्रिएट करेंगे। 2020 की अगर बजट क्रिएट करना है तो 2019 में करना होगा। अब 2019 में जो बजट रनिंग चल रही है उसको कंट्रोल करना है, और हमें रिकॉर्ड देखना है किसका, 2018 का। इस 18 एंड 19 की बजट को देखते हुए हम लोग 2020 की बजट को क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब देखो 2019 पर हमें पता नहीं था फर्स्ट में कि 2020 में या फिर 19 की एंड में कोविड इतना बड़ा रूप धारण करेगा, राइट। तो 2019 में हमारी बजट क्रिएट हो गई थी, तो जब सिचुएशन इतना कठिन आई तो 2020 में क्या होगा, बजट को हमें थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल भी करना होगा। तो बजट को हम लोग हमेशा स्टैटिक वे में नहीं पकड़ सकते, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी करना होगा, ठीक है। तो ये है बजटिंग का कंसेप्ट। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, बजटिंग के लिए एक मैनेजमेंट सपोर्ट की जरूरत होगा, और वो जो मैनेजमेंट होगा मतलब ब्लूप्रिंट बनाना, पास्ट की रिकॉर्डेड करना, ये दो ज़्यादा मैनेजिंग सपोर्ट, इसके लिए आपकी एम्प्लॉय की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, ठीक है। अब एम्प्लॉय जो इन्वॉल्व होगा, एम्प्लॉय को ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन गोल क्या होगा, एंड आफ्टर दैट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा उसको पूरा करने के लिए।
ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देखना होगा, बजटिंग को फ्लेक्सिबल करना होगा, कम्युनिकेशन एंड साउंडिंग अकाउंटिंग भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे। अप्रोचेस पर हमारी है टॉप डाउन, बॉटम अप, बहुत सारी है। चलिए इसको देखते हैं। इसके लिए मैं अलग से एक नोट्स क्रिएट किया। एक सेकेंड रुको। हाँ चलो, अब टॉप डाउन अप्रोच का जो फ्लो चार्ट है वो देख लो। टॉप डाउन अप्रोच में सीनियर मैनेजमेंट होगा, मतलब जो सीनियर लोग, जो हेड लोग है वो रहेगा। ठीक है, वो कुछ डिसीजन लेगा, वो डिसीजन डिपार्टमेंट मैनेजर के पास जाएगा। डिपार्टमेंट मैनेजर क्या करेगा, सीनियर जो मैनेजमेंट की जो डिसीजंस है वो सभी स्टाफ को बता देगा। तो यहाँ पर जो स्टाफ है, ठीक है, लोअर स्टाफ या फिर डिपार्टमेंट मैनेजर, इसका कोई काम नहीं होगा। जो काम होगा सीनियर मैनेजर का काम होगा, हेड का काम होगा। आप ये मान के चलिए कि सीनियर मैनेजर आपकी प्रिंसिपल है और डिपार्टमेंट मैनेजर आपके असिस्टेंट प्रिंसिपल्स है। ठीक है, और ये टीचर्स एंड आपकी स्टूडेंट्स है एजुकेशन फील्ड पर। ठीक है, तो सीनियर मैनेजर जो प्लान बनाएगा असिस्टेंट के साथ, ठीक है, मगर सबसे रोल प्ले करेगा कौन, सीनियर मैनेजर। वो डिसीजन असिस्टेंट मैनेजर को बताएगा, वो बताएगा बाकी लोगों को। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस होती है आपकी टॉप डाउन अप्रोच पर। दैट मीन्स देखो टॉप से डाउन तक जा रही है ये चीज। अच्छा, अब देखो ये इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पहले देख लेते हैं। ठीक है, इट इज टाइम एफिशिएंट बिकॉज, ये थोड़ा सा टाइम एफिशिएंट है, बिकॉज डिसीजंस आर मेड बाय लिमिटेड नंबर ऑफ सीनियर मैनेजर। जूनियर मैनेजर्स माइट नॉट हैव द स्किल्स टू फुल्ली पार्टिसिपेट, मतलब जो असिस्टेंट्स होती है वो फुल्ली पार्टिसिपेट नहीं होती है डिसीजंस मेकिंग के लिए, मगर सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करती है वो होती है हमारी सीनियर मैनेजर। सीनियर मैनेजर हैव अ बेटर व्यू ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, मतलब क्या होती है, अगर आप लो लेवल या फिर बॉटम की जो स्टाफ्स है उससे डिसीजन पूछोगे तो वो थोड़ा बहुत गलती कर सकते हैं डिसीजंस पर, मगर सीनियर मैनेजर के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस एंड स्किल्स रहती है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक व्यू से बजट बनाती है। सीनियर मैनेजर आर क्लोजर टू द स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, हैव एन लॉन्ग टर्म व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑब्जेक्टिव्स बनाएगा वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा सही होती है। Junior manager could build a slack into the budget to make it easier and to achieve। ठीक है, जूनियर मैनेजर बजट ऐसा बनाएगा जो कि गोल को अचीव करने के लिए इजी हो सके। अब इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखेंगे। एडवांटेज इसमें ही हम लोग अच्छे से स्टडी कर लिया। ये क्विकली होगा क्योंकि सभी, अगर हम लोग बॉटम से लेंगे तो पहले स्टाफ्स को डिसीजन लेना होगा, फिर उसके ऊपर की जो स्टाफ्स है वो डिसीजन लेंगे, फिर असिस्टेंट्स, फिर जाके सीनियर के पास जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। मगर यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा क्विकली होती है। ठीक है, क्योंकि सीनियर मैनेजर ही सभी डिसीजन ले लेते हैं और उसको फॉलो करते हैं सभी लोग। दिस इज पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट व्हेन टाइम इज लिमिटेड। तो ये बजटिंग कब बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है, व्हेन टाइम इज लिमिटेड। ठीक है, ये जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। The other benefit of top-down project planning is that it helps align to project goals with the organization strategic goal। मतलब बहुत ही ज़्यादा strategic and formal way में ये goal fulfill होती है। ठीक है, यहाँ पर अपर मैनेजर जो होती है वो proper way में, static way में एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। मगर what are the disadvantage of top down approach? लो पार्टिसिपेशन, मतलब इतना पार्टिसिपेशन नहीं होती है, ऑटोक्रेटिक मोड आ जाती है, डेमोक्रेटिक मोड नहीं आती है। रिक्वायर्स लॉट ऑफ नॉलेज, अगर सीनियर के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है तभी ये इम्प्लीमेंट होगा।
Do not use specialized knowledge which may present in the lower levels of the organizations. मतलब स्पेशलाइज्ड कुछ नॉलेज नहीं होती है. सपोज कीजिए मेरी आइडिया से जो आएगा वो मैं डिसीजन ले लूंगी. अगर मैं सबके साथ बात करूंगी तो कुछ स्पेशल्स, कुछ क्रिएटिविटी आ जाएगा, तो ये यहाँ पर नहीं आती है. ठीक है. अच्छा, अब देखो टॉप डाउन बजटिंग पर और एक मैंने डायग्राम दिया यहाँ पर. देखो, अंडर दिस मेथड द सीनियर मैनेजमेंट प्रिपेयर हाई लेवल बजट. यहाँ पर बहुत हाई लेवल बजट क्रिएट होती है ऑन द बेसिस ऑन द कंपनीज ऑब्जेक्टिव्स. कंपनी ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बेस करके ये बजट क्रिएट होती है. टू मैनेजमेंट देन एलोकेट्स अमाउंट फॉर इंडिविजुअल डिपार्टमेंट. यहाँ पर जो भी डिसीजन लिया जाता है वो हर एक डिपार्टमेंट पर लागू होती है. who use those numbers to prepare their own budget. ठीक है, जो कि खुद की बजट को यूज करते हैं. यहाँ पर प्रोसेस क्या होती है, एक टारगेट रहती है. ठीक है, उस टारगेट को डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट एलोकेट किया जाता है. डिपार्टमेंटल बजट क्रिएट होती है, अप्रूव होती है फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ एंड बजट को पुट किया जाता है सिस्टम में. एडवांटेज डिसएडवांटेज, ऑर्गेनाइजेशन का बहुत भला होती है, क्विकली प्रिपेयरिंग है, टाइम एंड रिसोर्सेज बच जाती है. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, मैनेजर्स में नॉट फील मोटिवेटेड. यहाँ पर लोअर जो लेवल की स्टाफ, या मतलब लोअर लेवल का मतलब होती है जो स्टाफ्स होती है. ठीक है, वो स्टाफ्स को यहाँ पर मोटिवेटेड नहीं करती है कि तुम भी बताओ कुछ डिसीजंस, या फिर मोटिवेट नहीं करती है बजटिंग क्रिएट करने के लिए. सीनियर मैनेजर भी अनरियलिस्टिक कभी कभी डिसीजंस ले लेती है. मे लीड टू ओवर और अंडर एलोकेशन. ये सब कुछ एलोकेशन के अंडर ही होती है. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर भी मैंने दिया है, सेम चीज ही है, आप लोग पर देख लीजिए. प्रॉस का मतलब होती है एडवांटेज, लीडरशिप, गोल्स, ये सब कुछ होती है. ठीक है. यहाँ पर रिस्क बहुत कम होती है क्योंकि मैनेजर बना रही है. ठीक है. स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट होती है, वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड होती है, क्रिएटिविटी नहीं आती है, पुअर कम्युनिकेशन रहती है, मोटिवेशन नहीं आती है, रियलिस्टिक्स नहीं होती है. ये सब कुछ सेम चीज ही है, बार बार बोला गया हमारी टॉप डाउन अप्रोच में. क्लियर हुआ? आई होप बहुत अच्छे से मैंने इसको नोट्स को क्रिएट किया है और आप लोगों को बताया है. कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा, मैं आशा करती हूँ. अगर होगा बता देना. अब देखो बॉटम अप अप्रोच. पूरी टॉप डाउन अप्रोच का ऑपोजिट होती है बॉटम अप अप्रोच. ठीक है. अब बॉटम अप अप्रोच पर क्या होती है, बजट को होल्ड करती है स्टाफ्स. मतलब जो स्टाफ्स होती है, हम लोग टॉप पे नहीं देखेंगे, मिडिल पे नहीं देखेंगे, एकदम नीचे से स्टार्ट करेंगे. स्टाफ्स जो होती है वो पहले यहाँ पर उसकी नीड्स को देखा जाएगा. डिपार्टमेंट मैनेजर आएगा, सीनियर मैनेजर आएगा. ठीक है. अब इन सभी जो नीड्स होती है या फिर बजटिंग्स होती है, वो लोग खुद की एक बजट क्रिएट करेगा, सबमिट करेगा डिपार्टमेंट मैनेजर को. अब डिपार्टमेंट मैनेजर क्या करेगा, सीनियर मैनेजर को ये देगा. अगर रिजेक्शन आया तो फिर से वो डिपार्टमेंट मैनेजर के पास भेजेगा, नहीं बजटिंग ठीक नहीं हुआ. ठीक है. फिर से दिया जाएगा, फिर से देने के बाद सीनियर मैनेजर एक्सेप्ट करेगा और वो प्रोवाइड करेगा डिपार्टमेंट मैनेजर को. ठीक है. आफ्टर दैट वो बजट होल्ड होगा. जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, सपोज कीजिए हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम पर डिफरेंट स्टेजेस होती है. सपोज एक प्री प्राइमरी स्टेजेस, एक प्राइमरी स्टेजेस और सेकेंडरी स्टेजेस, हायर सेकेंडरी स्टेजेस. तो पहले सभी मैनेजर लोग आके एक बजट क्रिएट करती है. after create that budget they submit the departmental manager. ठीक है. मतलब प्री प्राइमरी की जो मैनेजर है उसको भेज दिया वो बजटिंग. आफ्टर सबमिटिंग दैट बजट डिपार्टमेंटल मैनेजर क्या करेगा, सीनियर मैनेजर को भेजेगा. ठीक है. जो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसको भेज देगा कि ये देखो ये बजट है.
अब एजुकेशन मिनिस्ट्री पूरी बजट को देखेगा, ठीक है, प्राइमरी अपर प्राइमरी सभी की बजट को देख लिया। अब देखने के बाद अगर रिजेक्शन आया तो फिर से डिपार्टमेंट, मतलब अगर सपोज कीजिए प्राइमरी की सही नहीं है तो प्राइमरी के पास भेज देगा, मतलब डिपार्टमेंटल मैनेजर के पास फिर से भेज देगा आपकी बजट ठीक नहीं है। अब क्या होगा, उसके बाद डिपार्टमेंटल मैनेजर क्या करेगा, उसको फिर से रीचेक करके फिर से मिनिस्ट्री के पास भेज देगा, मतलब सीनियर मैनेजर के पास। सीनियर मैनेजर देखेगा हाँ सही है, फिर से वो डिपार्टमेंट मतलब प्राइमरी या फिर प्री प्राइमरी उसके पास भेजेगा और वो एक्शन या बजट लागू होगा। ठीक है, ये प्रोसेस चलती है हमारी बॉटम अप अप्रोच में। अच्छा, यहाँ पर मॉरलिटी इंप्रूव होती है, क्रिएटिविटी आ जाती है। ठीक है, मैनेजर आर मोर लाइकली टू अचीव द प्लान्स। एक सेकेंड, हाँ, management's morale is improved, managers are more likely to achieve the plans in the budget। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है प्लान्स को, यहाँ पर क्रिएटिविटी आ जाती है, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट होती है। लोअर लेवल मैनेजर क्लोजर टू द बिजनेस एंड हैव अ बेटर नॉलेज और यूनिक इशू चैलेंजेस एंड द अपॉर्चुनिटीज, मतलब कुछ अगर न्यू इश्यूज आती है या प्रॉब्लम्स होती है तो वो कैसे हैंडल करना है, वो सभी नॉलेज यहाँ पर वो लोग फेस करती है उस सारी प्रॉब्लम को, और न्यू न्यू नॉलेज एंड आइडियाज को वो लोग इम्प्लीमेंट करती है टू क्रिएट द बजट। ठीक है, अब एडवांटेज डिसएडवांटेज देखो। अलाउज फॉर मोर एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होती है, यहाँ पर फीलिंग्स मोटिवेशंस ये सब कुछ आती है। वाइड स्पेयर एक्सपर्टाइज बहुत ज़्यादा होना चाहिए इसमें। मोटिवेटेड, जो कहा कि मोटिवेशन आना चाहिए। एडप्ट द लोकल कंटेक्स्ट, मतलब लोकली कंटेक्स्ट को एडप्ट करके आप बजट क्रिएट कर सकते हो। डिसएडवांटेज पर क्या होगा, अनइवन डेवलपमेंट अक्रॉस द स्कूल, मतलब ये स्कूल्स पर इतना ज़्यादा भी डेवलप नहीं होती है। फ्रेगमेंटेशन टू एफर्ट, लैक टू क्लियर डेफिनेशन और डायरेक्शन, यहाँ पर आप डायरेक्शन आपको नहीं मिलेगा मैनेजर की। लेस क्वालिटी कंट्रोल भी बहुत कम होती है, बहुत टाइम एंड एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंक्रीमेंटल बजटिंग है। बिजनेस ऑफन बिल्ड ऑन पास्ट बजट, ये जो इंक्रीमेंटल बजटिंग होती है वो बेस्ड होती है पास्ट बजट के ऊपर निर्भर करके। ठीक है, द इंक्रीमेंटल बजटिंग प्रोसेस स्टार्ट्स विद द प्रीवियस बजट और एड्स एन इंक्रीमेंटल अमाउंट टू कवर इन्फ्लेशन एंड अदर नोन चेंजेस, मतलब यहाँ पर अगर आपको कोई भी कुछ चेंज करना हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर इंक्रीमेंटल बजट को यूज कर सकते हो। तो इंक्रीमेंटल बजट को क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको प्रीवियस बजट को देखना होगा, और प्रीवियस बजट को देखेंगे उसके साथ साथ कुछ ऐड करेंगे, कुछ न्यू अमाउंट। ठीक है, सिर्फ प्रीवियस बजट के साथ ही अब आगे नहीं बढ़ेंगे, स्टार्ट्स करेंगे प्रीवियस बजट के साथ और यहाँ पर ऐड करेंगे, देखो है ऐड एन इंक्रीमेंटल अमाउंट, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आपको यहाँ पर ऐड करना है, किसके लिए, इन्फ्लेक्शन को कवर करने के लिए। ठीक है, जो इन्फ्लेशन होती है, इन्फ्लेशन को कवर करने के लिए आपको यहाँ पर इंक्रीमेंटल बजटिंग करना होगा। अब इन्फ्लेशन का मतलब क्या होती है, हिंदी में जिसको कहते हैं मुद्रास्फीति। ठीक है, मुद्रास्फीति को अगर आपको कवर अप करना है, कोई चेंजेस करना है, तो आप इन्फ्लेशन बजटिंग कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा इजी है, क्विकली है। इट्स स्वीट स्टेबल टू ऑर्गेनाइज विद एक्सेप्टेबल हिस्टोरिक फिगर्स। डिसएडवांटेज क्या होती है, इट एनेबल्स अर्लियर इश्यूज एंड इनएफिशिएंसी। ठीक है, ये अगर
बहुत ही सडनली कोई इश्यूज आ जाती है तो उसको ठीक करना, एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। इकोनॉमिकली ये इनएफिशिएंट है कंटिन्यू करना। ये इनकरेज करती है आर्टिफिशियल बिहेवियर को, ठीक है। ये सब कुछ इसका डिसएडवांटेज होती है। अब जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होती है, देखो। जीरो बेस्ड बजटिंग requires all costs to be justified by the expected benefit। यहाँ पर सभी कॉस्ट की जरूरत होती है। It is an alternative to incremental budgeting. The budget is based on the previous period's budget or actual result plus extra for inflation and other known changes। यहाँ पर क्या होती है, इनएफिशिएंसी आ जाती है, ठीक है। अगर कोई इनएफिशिएंट है, कुछ डिसकंटिन्यूड है, उसको ये कवर कर लेती है। यहाँ पर स्टाफ डेवलपमेंट बहुत ज्यादा चाहिए। यहाँ पर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, स्टाफ्स को एंगेज रहना है। बिजनेस एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देयर इज एफिशिएंट एंड इफेक्टिव रिसोर्स एलोकेशन। यहाँ पर आपको रिसोर्सेज की जरूरत मिले होगा, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म के लिए सिर्फ फोकस करती है, नॉट डिटरमाइन द लॉन्ग टर्म एडवांटेज। ये रिजिड टाइप ऑफ बजट होती है। यहाँ पर मैनेजमेंट स्किल्स माइट बी लैकिंग। यहाँ पर मैनेजमेंट स्किल्स को उतना ज्यादा एफर्ट नहीं दिया जाता। स्टाफ, यहाँ पर कई जगह स्टाफ डिमोटिवेट हो जाती है बाय द नीड फॉर द सिग्निफिकेंट टाइम एंड एफर्ट। इतना ज्यादा टाइम की जरूरत होती है कि स्टाफ भी बहुत ज्यादा डिमोटिवेट फील करती है, ठीक है। अच्छा, रोलिंग बजटिंग क्या होती है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल्स होती है, अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है। अनसर्टेनिटी नहीं होती है, अनसर्टेनिटी को ये रिड्यूस करती है। रोलिंग बजट का मतलब होती है, ये सपोज कीजिए कोई सर्टेन कोई इशू आ गया, ठीक है। तो सर्टेन इशू को यहाँ पर सॉल्व करने के लिए कुछ फ्लेक्सिबल बजट फिर से क्रिएट करना होगा, तो इसको हम रोलिंग बजट कहते हैं। व्हेन द अर्लीस्ट अकाउंटिंग पीरियड एक्सपायर्स, तब हम लोग रोलिंग बजट को लागू करते हैं। इसको हम फ्यूचर के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर इनकरेज करते हैं मैनेजर्स स्टाफ्स को, ठीक है। मगर डिसएडवांटेज क्या होती है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। स्टाफ्स माइट बी डिमोटिवेटेड, लेस कंट्रोल द रिजल्ट एंड वर्जन कंट्रोल कैन बी इशू बिकॉज नंबर आर ऑलवेज चेंजिंग। मतलब मैंने जो कहा कि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल्स होती है। अभी सपोज कीजिए एक बजट आया, कोई प्रॉब्लम आएगा तो बजट को फिर से चेंज करना होगा, इसीलिए रोलिंग कहा गया है। तो यहाँ पर जो अमाउंट होती है वो बहुत बार चेंजेस हो जाती है। लास्ट देखो क्या है, एक्टिव बेस्ड बजट। एक्टिव बेस्ड बजट पर क्या होती है, द बजट इज बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज। जो काम हो रही है उस काम के ऊपर बेस करके ये बजट क्रिएट होगा, ठीक है। जैसे कि द सिस्टम ड्रॉज द अटेंशन ओवरहेड कॉजेज विच मेक अप अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ टोटल ऑपरेटिंग कॉजेज। सपोज कोई बिजनेस चालू हुआ है तो वो बिजनेस पर क्या क्या काम हो रही है उसके ऊपर बेस करके एक बजट क्रिएट करो। पहले से हम लोग क्रिएट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग उस जो भी ऑपरेशन चल रही है उस बेस्ड ऑन दैट ऑपरेशन हम लोग बजट को क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उस बिजनेस को करने के लिए कितना कॉस्ट की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को यूज किया जाता है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये टाइम टू आइडेंटिटी एक्टिविटीज, मतलब यहाँ पर टाइम लिया जाता है कि क्या एक्टिविटी हो रही है। यहाँ पर इंडिविजुअल का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। ये दो है इसकी डिसएडवांटेज। तो टाइप्स ऑफ बजटिंग आई होप क्लियर होगा, मैंने अच्छे से समझा दिया है आप लोगों को। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन पर बताना, क्योंकि न्यू टॉपिक है आप लोगों के लिए। अच्छा, अभी मैं समझाऊंगी कॉस्ट बेनिफिट एंड कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। ये प्रॉब्लम था तारुक को, मुझे बताया आपने, तो मैं बता देती हूँ फिर से।
कॉस्ट बेनिफिट एंड कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। एक सेकेंड रुको। कॉस्ट बेनिफिट एंड कॉस्ट इफेक्टिव दोनों ही मानी से रिलेटेड होती है, ठीक है, कॉस्ट से रिलेटेड होती है। तो ये हम लोग कॉस्ट एनालिसिस से को कवर अप करेंगे, क्योंकि कॉस्ट एनालिसिस का मतलब होती है यहाँ पर देखा जाता है बेनिफिटनेस एंड इफेक्टिवनेस, सब कुछ एनालिसिस करके हर एक डिपार्टमेंट हर एक एक्टिविटीज को एनालिसिस करके ही इन्वेस्टमेंट होती है। तो कॉस्ट एनालिसिस से ही डिराइव्ड होती है कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ठीक है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होती है? कॉस्ट बेनिफिट्स एनालिसिस एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। तो देखो, सिस्टमेटिक अप्रोच का मतलब ही हमें ये पता होती है कि यहाँ पर हम लोग हर एक चीज को कवर अप करेंगे, ठीक है, मतलब सिस्टमेटिक वे से देखेंगे। अगर कोई भी एक्शंस या फिर कोई भी पॉलिसी क्रिएट हो रही है, सपोज कीजिए मैंने ABC करके एक पॉलिसी क्रिएट किया, राइट। अब इस एबीसी पॉलिसी को रन करने के लिए मेरी जरूरत है एक बजट कह रही हूँ, बजट कह के मैं बजट ही बोल दे रही हूँ, यहाँ पर होगा इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मेरी जरूरत है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो जो इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो पूरी चीजों को, पूरी मेरी पॉलिसी को एनालिसिस करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसके लिए क्या करना होगा, वो देखेगा कि मेरी पॉलिसी का हर एक डिपार्टमेंट को चेक करेगा, ठीक है। चेक करके मतलब मेरी पॉलिसी को रन करने के लिए बहुत सारी ऑप्शंस है। अब उन ऑप्शन में से जो ऑप्शंस, पॉलिसी कैसे क्रिएट होती है? पॉलिसी क्रिएट होती है कि मेरी एक गोल होगा, मेरी इस पॉलिसी जो मैंने बनाया है इसका एक गोल होगा, राइट, इसका एक गोल होगा। अब उस गोल के लिए कुछ प्लान क्रिएट किया जाएगा। जैसे मान के चलिए एबीसी पॉलिसी मैं नहीं कहती हूं, मैं कह देती हूं यहाँ पर यूनिवर्सल एलिमेंटरी एजुकेशन, ठीक है, यूईई, यूनिवर्सल एलिमेंटरी एजुकेशन। तो यूनिवर्सल एलिमेंटरी एजुकेशन को पूरा करने के लिए मेरा एक गोल है, ठीक है, ये मेरा गोल है, यूनिवर्सल एलिमेंटरी एजुकेशन मेरा एक गोल है। और पॉलिसी का नाम क्या है? रुको, गलत बता दिया मैंने, पॉलिसी का नाम है नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी, ठीक है, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी इसका नाम है। और इसका गोल क्या है लर्नर्स? इसका गोल है यूनिवर्सल एलिमेंटरी एजुकेशन। इज इट क्लियर? अच्छा, अब चलो इस गोल को पूरा करने के लिए आई क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान। कैसे कैसे मैं करूंगी? कुछ एजेंडा क्रिएट कर रही हूं, ठीक है, प्लान क्रिएट किया। अंडर दिस प्लान आई क्रिएट सम ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो। अब वो प्लान कैसे रन करेगा, इसके लिए मुझे कुछ ऑब्जेक्टिव्स को क्रिएट करना होगा। एंड टू फुलफिल दिस ऑब्जेक्टिव्स आई क्रिएट सम प्रोग्राम अंडर ईच एंड एवरी ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो, ठीक है, हर एक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर मैंने प्रोग्राम बनाया ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया सभी को? अब समझो ये जो गोल था ये पूरा करना है। अब इन्वेस्टर जो होगा मेरी इस पॉलिसी को रन करने के लिए, वो देखेगा जितना मैंने प्लान किया है वो सभी प्लान कितना अच्छे और कितना बुरा तरीके से हुआ है। तो यहाँ पर मेरी प्लानिंग पर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को देखेगा, एस्टिमेट करेगा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स।
मतलब अगर मेरी यूनिवर्सल एलिमेंटरी एजुकेशन में मैंने 10 प्लान बनाया है, अब इन्वेस्टर देखेगा 10 प्लान में से सभी प्लान 10 ईच एंड एवरी प्लान, ठीक है, एक दो करके 10 प्लान की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस देखेगा, ठीक है, और यहाँ पर इफेक्टिव जो प्लान होगा वही यहाँ पर लागू होगा, ठीक है। अच्छा, अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज डन टू डिटरमाइन, ये निर्धारित करती है कितना अच्छे से कितना बुरे से आपने कोई भी एक्शंस को प्लान किया है। अच्छा, ये हो गई हमारी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ठीक है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी को देखेंगे। तारों को मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि आप और मैं जब कन्वर्सेशन कर रही थी फोन पर इसको लेके, तो आपने क्वालिटी बताया था, ठीक है। यहाँ पर क्वालिटी को हम नहीं देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो क्वांटिटी को देखेंगे, सिर्फ कॉस्ट को देखेंगे, ठीक है। पूरे प्रोसेस में हमें कॉस्ट को देखना होगा, कितना मनी मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ एक अच्छा आउटकम आने के लिए। That's why I check, I estimated each and every alternatives. कैसे estimate कर रही हूँ? To determine the strength and weakness of that and those plans, right? Division of the process into smaller components. इसको अच्छे से देखने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी प्लान एंड ऑल्टरनेटिव्स को क्रिएट करना होगा। यहाँ पर देखा जाएगा तो टाइम को एंड वैल्यू को भी, ठीक है। अच्छा, रिलेटेड है, देखो यहाँ पर रिलेटेड है कॉस्ट से, दैट्स व्हाई इट इज रिलेटेड टू क्वांटिटेटिव फॉर्म, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग कॉस्ट इफेक्टिवनेस की इवैल्यूएशन करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर मत इसको उलझाओ कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस मतलब यहाँ पर क्वालिटी आ जाएगा, नहीं। यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिवनेस का मतलब होती है कि कितना ज्यादा बेनिफिट देगा मैं जितना इन्वेस्ट कर रही हूँ। दैट्स ओनली पॉइंट्स हियर इंडिकेटेड दैट if I invest the 10,000 rupees, so I want the 20,000 rupees for that from that policy. ये रिटर्न मुझे चाहिए, मेरा इन्वेस्टमेंट बेकार ना जाए, मुझे कितना बेनिफिट मिलेगा बेस्ड ऑन द कॉस्ट, इसको ही यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको हर एक ऑपरेशन की कॉस्ट में क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। यहाँ पर आपकी होल ऑर्गेनाइजेशन का नेट बेनिफिट क्या मिल रही है, इसको डिटरमाइन करना होगा। इस पूरी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पर आप देखोगे एक आउटकम को, किसको देखोगे? एक आउटकम को देखोगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कोई डिशेस बना रही हूँ, सो दिस डिशेस हाउ मच टेस्टेड, कैसे पता चलेगा? आफ्टर आई completing my dishes and serve the people and they tested it, after the feedback I know how tasted my dishes was, right? तो यहाँ पर भी सेम चीज है। मैं यहाँ पर देखो, अगर मैं डिशेस की बात करूंगी, सपोज कीजिए मैं एक पिज्जा बना रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग हो, आप लोग मेरे घर पर आए और मैं पिज्जा बना रही हूँ आप लोगों के लिए। तो मेरी जो इंग्रेडिएंट्स है या फिर मेरी जो, यहाँ पर मैंने क्या इन्वेस्ट किया? मैंने इन्वेस्ट किया कुछ पैसे को और मेरी एफर्ट को, राइट। अब मेरी एफर्ट और मेरी पैसे कितना मुझे बेनिफिशियल देगा, वो कैसे पता चलेगा? कि आप लोगों को जब मैंने दिया तो आप लोग उसको टेस्ट करके बताया मैम बहुत अच्छा हुआ है, तो आप लोग क्या कर रहे हो? रोज मेरे घर आ रहे हो और रोज पिज्जा खा रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं एक रेस्टोरेंट क्रिएट करूंगी और पिज्जा बनाऊंगी तो आप लोग रोज आओगे, रोज खाओगे, या फिर मान पे 2-3 बार तो आ ही जाओगे, ठीक है। तो मेरी बेनिफिट क्या हो रही है कि कस्टमर डेली आ रही है मेरे पास, मैंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उससे कई गुना ज्यादा मुझे मिल रही है, तो ये मेरी बेनिफिट है।
तो वो बेनिफिट कैसे पता चला? मेरी आउटकम के साथ वो पता चला। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो आउटकम को सिर्फ देखेंगे। ये होती है कॉस्ट बेनिफिट। आप एजुकेशन सेक्टर पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो इन्वेस्टमेंट तभी सही होगा जब उसकी आउटकम पर बच्चे लोग अच्छा जॉब मिलेगा तो आपको रिटर्न में मिलेगा वो मनी डबल करके। तो वो होती है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। यहाँ पर हम लोग मेजर करेंगे मनी को कि कौन से ऑप्शंस को देंगे, कौन से ऑल्टरनेटिव्स को यहाँ पर ऑल्टरनेटिव्स एक्शंस को यहाँ पर लागू करेंगे जिसके थ्रू मुझे बेनिफिट मिल सके। तो दिस इज कॉल्ड द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ये डिसीजन मेकिंग पर ज्यादा हेल्प करती है, ये रिजल्ट बनाती है, यहाँ पर सजेस्ट करती है, डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब देखो कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस पर हम लोग प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के ऊपर इस कॉस्ट इफेक्टिवनेस को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर नॉट ओनली यू फोकस द आउटपुट, you also focus and stress upon the input and output both. That's why he has stated that cost effective analysis is not based on the so called quantity, it's also based on the quality and quantity also. यहाँ पर देखो क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों आ जाती है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ठीक है, दोनों आ जाएगी आपकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस पर। मेरी गोल है यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, जहां पर मैंने एक प्रोग्राम बनाया है सर्व शिक्षा अभियान और इसका इफेक्टिव आउटकम मुझे चाहिए। ठीक है, अब इसमें इनपुट में क्या क्या डालूंगी जिसके थ्रू मेरी आउटकम अच्छा हो, तो मैं इनपुट को भी देखूंगी, आउटपुट को भी यहां पर देख लूंगी। ठीक है, cost effective analysis provides minimum output, minimum cost possible। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम लोग इवेल्युएट करेंगे। हाँ, यहाँ पर हम लोग इवेल्युएट करेंगे 2 और मोर ऑल्टरनेटिव्स को, जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा उसको ही हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। अब यहाँ पर क्वांटिटी एंड क्वालिटी दो आएगा। जैसे कि मैंने कहा कि मैं जो इनपुट प्रोवाइड्स कर रही हूँ उस इनपुट के साथ साथ मेरा एक इफेक्टिवनेस जो आएगा वो मुझे बेनिफिट भी देगा। मतलब मेरा जो गोल था उस गोल में स्कूल एनरोलमेंट ज्यादा हो रही है, अटेंडेंस आ रही है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं मुझे बेनिफिट मिल जाएगा। और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स आ रही है, जितना एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस हो रही है उसमें स्टूडेंट्स की कुछ डेवलपमेंट भी हो रही है, दैट्स मीन यहाँ पर क्वालिटी भी है। सो यहाँ पर मेजर किया जाता है क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ को, इसको हम कहते हैं कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसको और एक कोई पिज्जा की एग्जाम्पल से समझाऊं कि मैं ऐसा पिज्जा क्रिएट कर रही हूँ या फिर ऐसा पिज्जा बेक कर रही हूँ जो कि हेल्दी है, चीज या फिर चीजी ब्रास चीज जो होती है वो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं जाके हमारी फैटीनेस को इंक्रीज करती है। तो ऐसा कुछ इंग्रेडिएंट्स क्रिएट करना जिसके थ्रू हमारी हेल्थ अच्छा हो सके और पिज्जा भी टेस्टी हो, इस टाइप की मैं एक पिज्जा बेक कर रही हूँ। तो यहाँ पर हेल्थ की क्वालिटी देखा जा रहा है, जो कस्टमर है वो भी आ रही है, तो मेरा बेनिफिट भी हो रही है, क्वालिटी भी हो रही है। सो ऐसा ऑप्शंस या फिर ऐसा एक्शंस मैंने किया जिसके थ्रू इफेक्टिवनेस के साथ साथ क्वांटिटी भी हो रही है। सो दिस इज कॉल्ड द कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। आई होप ये जो कॉस्ट इफेक्टिव एंड कॉस्ट एनालिसिस की डाउट्स था सभी बच्चे को वो क्लियर होगी। ठीक है, अच्छा, लास्ट में पढ़ाऊंगी सेक्शन डी की पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। चलो, लास्ट है वो।
देखो पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट होती है इनमें से आपको असर्शन और रीजन करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उतना एमसीक्यू इसमें से ऑप्शन ABCD ऑप्शन में से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर अगर पूछा जाएगा तो असर्शन और रीजन करके पूछा जाएगा, ठीक है। मेरी एक्सपीरियंस में ये बोल रही हूँ। तो नाउअडेज उतना ज़्यादा भी पूछा नहीं भी जा सकती है, ठीक है, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, मगर फिर भी जान लो। ये एक ऐसा अभी की जो एजुकेशन सिस्टम है, प्रोसेस है, वो पॉलिटिकल साइंस पर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रोल प्ले कर रही है। आप लोगों को पता है ये प्रॉपर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ये हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है या फिर जो नीड्स है, जो अचीवमेंट्स है, प्रॉपर गवर्नमेंटिंग रूल से वो अचीव हो सकती है, ठीक है। विद एजुकेटेड पर्सन, जितना एजुकेटेड पर्सन होगा उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि एटलीस्ट देयर इज अ एक्सपोजर टू द वर्ल्ड थ्रू द मीडिया ऑफ एजुकेशन दैट विल हेल्प इन द सम पॉजिटिव थिंकिंग एंड प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड रिजोल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम्स। मतलब जितना एजुकेटेड पर्सन होगा पॉलिटिक्स सेक्टर में भी, वो लोग उतना भी हमारी देश की जो थिंकिंग है, जो क्रिएटिविटी है, वो पूरी वर्ल्ड में वो स्प्रेड कर सकती है, पॉजिटिव थिंकिंग ले आ सकती है और सल्यूशन को, जो प्रॉब्लम्स होती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। ये होती है पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अच्छा, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या है? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को आप डिवाइड कर लो। पॉलिटी मतलब गवर्नमेंट, सोशलाइजेशन मतलब कुछ रूल्स, नॉर्म्स, वैल्यूज एटसेट्रा, राइट। तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या होती है? यहाँ पर ये एक ऐसा आइडियोलॉजी क्रिएट करती है जहाँ पर पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ वैल्यूज एंड ओपिनियंस होती है, कुछ मॉरलिटी होती है, कुछ नॉर्म्स होती है, उसको हमें फॉलो करना है, ठीक है। जैसे कि फैमिली, स्कूल्स, पीयर्स ग्रुप, मास मीडिया, इन सभी के थ्रू हम लोग इस वैल्यूज, पॉलिटिकल वैल्यूज एंड ओपिनियंस को गेन कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कहते हैं। तो लर्नर सेक्शन BCD पूरी क्लियर हो चुकी है। सेक्शन A मैं कल कराऊंगी, लाइव क्लास होगा या रिकॉर्डेड वीडियो होगा वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर बता दूंगी, मगर मेरा इच्छा है लाइव क्लास करना, पूरी कोशिश रहेगा लाइव क्लास में अटेंड करवाओ आप लोगों को। फिर भी देखते हैं कितना हो पाते हैं पॉसिबिलिटी, मैं वो टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर बता दूंगी। सो आज के लिए इतना ही। अगर लेसन अच्छे लगते हैं तो आप लोगों का 2-3 काम होती है, लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों को बताना, सब्सक्राइब करने के लिए। और जो न्यू लर्नर्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज यार कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि फ्री में क्लासेस प्रोवाइड हो रही है, नोट्स प्रोवाइड हो रही है। और क्या चाहिए, सिर्फ एक बेल आइकन ही तो प्रेस करना है और मुझे फॉलो करना है और मुझे प्यार देना है। ये थोड़ी बहुत काम आप लोगों को करना है, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय, ऑलवेज शेयर नॉलेज एंड बी हैप्पी, बाय।